हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जी टेक पॉली। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं ईपीसी की क्लास। ये क्लास ओनली स्पेशल बैक पेपर के लिए है। जिन बच्चों का बैक है ईपीसी में, उनके लिए क्लास है। तो इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि हमें ईपीसी में कैसे तैयारी करनी है, और प्लस मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा। मतलब ईपीसी के जितने भी चैप्टर्स हैं, मैं सभी चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ लेके आया हूँ आपको। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ है, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस बनाए हैं मैंने। आप वहाँ से जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। इसमें क्या है, पहले मैं आपको सिलेबस बता दूं एक बार कि सिलेबस क्या क्या है आपका ईपीसी का। उसके बाद फिर आगे डिस्कस करेंगे हमें कैसे तैयारी करनी है, क्योंकि कल ही आपका एग्जाम है। आपके पास केवल एक ही रात का टाइम है, सिर्फ रात में आपको तैयारी करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की। तो एक बार सिलेबस को ध्यान से देखेंगे तो देखिए सिलेबस, तो ये है सिलेबस। ओवरऑल 9 चैप्टर हैं दोस्तों इसमें, जिसमें कि सबसे पहला चैप्टर है आपका पर्यावरण की पारिस्थितिकी, यानी इकोलॉजी ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट की इकोलॉजी के बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी बड़ा चैप्टर है दोस्तों ये। लगभग इस चैप्टर से 5 से 10 नंबर में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को मैं आपको इसी वीडियो में कवर कराने वाला हूँ, काफ़ी डिटेल में पढ़ाऊंगा अच्छे से, जिससे कि आपको इन्वायरमेंट के बारे में बेसिक पता चल जाएगा। और आगे आपको ये बताऊंगा और चैप्टर्स को आपको किस तरह पढ़ना है। बाकी चैप्टर्स को आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, आप तैयार कर लेंगे, क्योंकि वीडियोज़ के माध्यम से सभी चैप्टर्स को कवर कराना पॉसिबल नहीं है एक दिन में। इसीलिए पहला चैप्टर में आपको बेसिक है, इंट्रोडक्शन है, और इकोलॉजी के बारे में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे मैं कवर कराऊंगा इसी वीडियो में। बाकी समय मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे कैसे पढ़ना है, क्योंकि बाकी सभी चैप्टर्स के पीडीएफ 2-2, 3-3 पेज के हैं मुश्किल से। आप इजीली 1-2 घंटे में पूरा इन्वायरमेंट कवर कर लेंगे, ठीक है। मैंने केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही इसमें डाले हुए हैं। और इसमें दूसरा जो चैप्टर दोस्तों वो है आपका पॉल्यूशन एंड इट्स क्लासिफिकेशन, मतलब प्रदूषण और उसका वर्गीकरण। तो आपको मैं बता दूं, इस चैप्टर में मैंने केवल एक क्वेश्चन लिया है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट है, वही क्वेश्चन लिया है मैंने। तो उसी एक क्वेश्चन का पीडीएफ है, चैप्टर नंबर 2 नाम से होगा, वहाँ लिखा होगा ईपीसी 2 लिखा होगा। तो उस चैप्टर में क्या है, वो दूसरे चैप्टर का पीडीएफ है। आप उसे डाउनलोड करके एक क्वेश्चन का आंसर पढ़ लेंगे, ठीक है। अब बात करें, मैंने क्लासिफिकेशन को इसमें इंक्लूड नहीं किया, पूछा नहीं जाता। अगर आपसे पूछ ले इसका वर्गीकरण, तो वर्गीकरण में आपको क्या लिखना है दोस्तों बता दूं पहले ही आपको। प्रदूषण के प्रकार होते हैं वर्गीकरण का मतलब, इसमें लिखना है कौन कौन सा। जल प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण हो गया, आपका ध्वनि प्रदूषण हो गया, और आपका रेडियो एक्टिव प्रदूषण हो गया। तो ये 3-4 टाइप जो है ना प्रदूषण के, यही आपको वर्गीकरण में लिख देने अगर पूछे जाते हैं तो। इसके अलावा नहीं पूछे जाएंगे। जो मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, इस चैप्टर से अगर कुछ पूछा गया तो वही एक अकेला क्वेश्चन आएगा, जिसका कि पीडीएफ मैंने आपको दे रखा है, वहां से डाउनलोड करके आप उसको इजीली पढ़ लेंगे। समझ आ रहा है। तो पहला चैप्टर मैं आपको इसी वीडियो में कवर कराने वाला हूँ। दूसरा चैप्टर आप खुद से पढ़ेंगे, केवल एक क्वेश्चन है। तीसरा चैप्टर दोस्तों इसका जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन। तो वाटर पॉल्यूशन के बारे में लगभग आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, फिर भी आप रिवीजन के लिए पीडीएफ से इसको पढ़ लेंगे। ईपीसी 3 नाम से पीडीएफ होगा इसका तीसरे चैप्टर का, ठीक है। आप पढ़ लेना, आसान है काफ़ी। इसमें क्या होगा, आपको जल प्रदूषण बताना होता है क्या होता है, उसके बाद इसके कारण बताने होते हैं, किन कारणों से ये उत्पन्न होता है, फिर इसके प्रभाव बताने होते हैं कि जल प्रदूषण का प्रभाव क्या पड़ता है, किस किस चीज़ पर प्रभाव पड़ेगा इसका, मतलब मनुष्य के ऊपर क्या प्रभाव होगा, जीव जंतुओं के ऊपर क्या प्रभाव होगा, ये बताना है। फिर इसके रोकथाम के उपाय बताने हैं। तो ये मेनली 4-5 क्वेश्चन है, छोटा सा पीडीएफ है, आप डाउनलोड करके उसको पढ़ लेना इजीली। समझ पा रहे हैं। इसी तरह आपको एयर पॉल्यूशन भी पढ़ना है, पीडीएफ है ईपीसी 4 नाम से, उसको पढ़ लेंगे पीडीएफ से ही। समझ आ रहा है ना आपको। बस पढ़ना खुद से पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि सारी वीडियो प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि और भी एग्जाम्स है बच्चों के, तो वो भी मुझे कवर कराने हैं। बस मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, बस पढ़ते रहना। पहला चैप्टर में कराऊंगा आपको डिटेल में, बहुत अच्छे से समझना आप, ठीक है। इसके बाद बात करें अगले चैप्टर की। अगला है आपका ठोस अपशिष्ट प्रदूषण, यानी सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन है। ये इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे पूछा जाता है क्वेश्चन। तो वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन और सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तीनों को अच्छे से पढ़ना आप इजीली। तीनों में से 5-5 नंबर के क्वेश्चन आपके इजीली पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। 15 नंबर लगभग इससे बन जाएंगे आपके तीनों से। और मैंने बताया स्टार्टिंग वाला 5 से 10 नंबर में हो जाएगा, तो 20 से 25 नंबर तो आपके 4-5 चैप्टर के हो गए। इसके बाद आपका ध्वनि प्रदूषण है। ध्वनि की वजह से पॉल्यूशन कैसे होता है, बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने क्वेश्चन और आंसर की फॉर्म में पीडीएफ दिया है। आप क्वेश्चन पढ़ना, कौन सा पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, डेट भी लिखिए किस क्वेश्चन में पूछा गया था, और उसी का आपको आंसर पढ़ के याद कर लेना है बहुत आसानी से, ठीक है। आप ध्वनि के बारे में अच्छे से जानते हैं, आप एक बार पढ़ेंगे आपको इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 7वां चैप्टर नहीं पूछा जाता है, इसको मत पढ़ना। मैंने इसका पीडीएफ भी आपको नहीं दिया है, ठीक है। थर्मल पॉल्यूशन बहुत कम पूछा जाता है, आप इसको छोड़ सकते हैं, क्लियर। इसके बाद 8वां चैप्टर आपका रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। तो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है, इसका भी मुश्किल से 3 से 4 पेज का पीडीएफ है, 3-4 क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनको आप पढ़ लेना, उनमें से ही क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं आप। और आगे आपका लास्ट में
कानून यानी कि लेजिस्लेशन। तो लेजिस्लेशन से रिलेटेड कभी कभी एक क्वेश्चन पूछता, तो मैंने 3 क्वेश्चन दिए हैं इसके केवल। इसमें एक्ट पूछे जाते हैं, इसमें क्या आते हैं, अधिनियम पूछे जाते हैं 2001 का, 2003 का, 2004 का, 2002 का। 4 एक्ट है, चारों को एक बार पढ़ के जाएंगे, अगर पूछ लेगा तो आप लिख के आ जाएंगे इजीली। समझ पा रहे हैं? तो बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, ये सब आसान आसान चैप्टर, आप एक बार भी बस पूरी रात बैठ के ढंग से पढ़ लीजिए, आपका इन्वायरमेंट पॉल्यूशन का बैक क्लियर हो जाएगा बहुत आसानी से। आई होप सो आपको सिलेबस समझ आ गया होगा दोस्तों। तो बात करते हैं हम सबसे पहले चैप्टर की, ठीक है। अब आपको बहुत ध्यान से समझना है इकोलॉजी ऑफ इन्वायरमेंट को। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, लगभग 13-14 पेज का PDF है, मैं आपको इसीलिए इसको मैं कवर करा रहा हूँ। बाकी 2-2, 3-3 पेज के PDF है, आप कवर कर लेना। अगर इसके अलावा आपका पेपर इवनिंग शिफ्ट में हो तो मुझे कमेंट करके बता देना कि इवनिंग शिफ्ट में है, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा फिर इसके एक चैप्टर की और वीडियो। समझ पा रहे हैं आप? और अगर मॉर्निंग में भी है तो आप PDF से पढ़ के इजीली पास हो जाएंगे। चलिए चलते हैं अब चैप्टर की तरफ, ठीक है। सबसे पहले चैप्टर को डिस्कस करते हैं जिसका नाम है इकोलॉजी ऑफ इन्वायरमेंट। बहुत ध्यान से समझना, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, तो दोस्तों पहले चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है। क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी को परिभाषित कीजिए तथा इसके संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के विचारों की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ आपको विद्वानों के विचार नहीं देने, केवल आपको क्या करना है, पारिस्थितिकी की परिभाषा बतानी है, ठीक है। पारिस्थितिकी कहते हैं दोस्तों इकोलॉजी को, ठीक है, इंग्लिश में इकोलॉजी बोलते हैं इसे। तो आपको यहाँ इकोलॉजी की डेफिनेशन बतानी क्या होती है। तो हमारे इस चैप्टर में 2 वर्ड आएंगे दोस्तों, एक तो आएगा इकोलॉजी और दूसरा आएगा इकोसिस्टम, ठीक है। तो इकोसिस्टम को कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र और इकोलॉजी को कहते हैं पारिस्थितिकी। समझ आ रहा है आपको? पहले बात करते हैं हम इकोलॉजी की। तो आपको पता है इकोलॉजी, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर आपके सामने, इकोलॉजी। तो लॉजी वर्ड का जो मतलब होता है दोस्तों, लॉजी मीन्स होता है किसी भी चीज़ का अध्ययन करना, ठीक है, अध्ययन। लॉजी मीन्स क्या होता है, अध्ययन। तो इकोलॉजी में तो हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, और इकोसिस्टम में क्या करेंगे, सिस्टम के बारे में बताएंगे। समझ आ रहा है आपको? तो इकोलॉजी की डेफिनेशन होगी क्या, तो बहुत ध्यान से सुनना आप, ठीक है। तो इकोलॉजी किसे कहते हैं, पारिस्थितिकी किसे कहते हैं, तो आपको पता है दोस्तों, हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो हमारा पर्यावरण है, इसमें जीव जंतु रहते हैं एवं क्या है, पेड़ पौधे भी हैं, प्रकृति है ना हमारी। तो क्या होता है कि जो जीव जंतु होते हैं वो प्रकृति पर निर्भर करते हैं अपने खाने पीने के लिए, हर चीज़ के लिए, ठीक है। जैसे जो जीव जंतु हैं तो वो पेड़ पौधों से क्या करते हैं, पत्ते खाते हैं, जैसे पशु वगैरह होते हैं वो सब, ठीक है। तो उसी तरह से क्या होगा कि जो हमारे जीव जंतु हैं वो सब क्या करते हैं, वो पर्यावरण पर निर्भर करते हैं, इन्वायरमेंट पर निर्भर करते हैं। तो जीव जंतुओं की और पर्यावरण के बीच में जो आपस में संबंध होता है ना, उस संबंध का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है। अध्ययन करना जरूर लिख के आएंगे, इकोलॉजी का मतलब ही अध्ययन करना होता है। तो हम इसमें किसका अध्ययन करेंगे, जो जीव जंतु हैं उनका प्रकृति के साथ क्या संबंध है, इस चीज़ का अध्ययन करेंगे, इसी को हम कहते हैं इकोलॉजी। तो अब यहाँ परिभाषा पढ़ सकते हैं, क्या लिखा हुआ है, पारिस्थितिकी के अंतर्गत जैव जगत, जैव जगत मतलब जितने भी जीव जंतु हैं वो सब, ठीक है, तथा उसके निकटवर्ती पर्यावरण, पर्यावरण मतलब इन्वायरमेंट, समझ पा रहे हैं। तो जीव जंतुओं का उसके निकट में जो भी पर्यावरण है उसके साथ अंतर संबंधों को ही की व्याख्या की जाती है या फिर इसका अध्ययन किया जाता है। तो हम इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम इकोलॉजी। समझ आ रहा है? तो अर्थात इसके अंतर्गत जीवों पर वहाँ के निकटवर्ती पर्यावरण के प्रभाव कारकों के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। यही एक विद्वान है, ये आपके सामने इनका नाम लिखा हुआ है, इन्होंने भी डेफिनेशन यही दी है, क्या, पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जो जीवों के एक दूसरे के संबंध तथा उन तत्वों का अध्ययन करता है। तो सिंपल आपको सिर्फ क्या लिखना है इसमें, कोई भी जीव जंतु है, जैव जगत है, उसका उसके निकट के पर्यावरण के साथ जो संबंध होता है उनका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है। आई होप सो आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, 2014 में पूछा गया था, आसान क्वेश्चन है, केवल इतना ही लिखना था डेफिनेशन में। समझ पा रहे हैं आप इतना, ठीक है। तो ये होगी इसकी परिभाषा पारिस्थितिकी की। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला आ गया पारिस्थितिकी तंत्र। मैंने क्या बोला था, इसमें 2 टॉपिक होते हैं, एक इकोलॉजी और दूसरा इकोसिस्टम। यहाँ देख सकते हैं आप नीचे यहाँ इकोसिस्टम, ठीक है। तो अब इकोसिस्टम की डेफिनेशन क्या होगी, तो वहाँ तो आपने क्या देखा कि इकोलॉजी देख लिया कि अध्ययन करना, और यहाँ क्या कहेंगे आप कि जो भी जीव जंतु होते हैं उनका और जो पर्यावरण है उसके साथ जो संबंध होता है उस संबंध को कहते हैं इकोलॉजी। संबंध के अध्ययन को तो कहेंगे, सॉरी, इकोसिस्टम, ठीक है। संबंध के अध्ययन को तो क्या कहते हैं, इकोलॉजी, और उनके बीच जो संबंध है आपस में उसको क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। समझ आ रहा है ना? तो दोनों में संबंध को इकोसिस्टम कहेंगे और संबंध का अध्ययन करेंगे तो उसको इकोलॉजी कह देंगे। तो यहाँ पर यही डेफिनेशन है, देखो कितनी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, आप देख सकते हैं 2011 में, 12 में, 16 में, 18 में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, इससे बाहर नहीं आएगा इस चैप्टर से, ठीक है। इसको कई तरह से पूछा गया है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैं सिर्फ डेफिनेशन की बात करता हूँ, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, जीव सदैव समुदाय में रहते हैं, मतलब जो जीव जंतु होते हैं ग्रुप में रहते हैं, तथा समुदाय में प्रत्येक जीव एक दूसरे को प्रभावित करता है।
साथ ही वातावरण भी अपना प्रभाव जीवों पर डालता है। इस प्रकार जीवों का वातावरण से अटूट संबंध होता है। तो इस संबंध को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं इकोसिस्टम। समझ आ रहा है ना। तो जब भी जीव जंतुओं और पर्यावरण का आपस में संबंध होगा तो उसको इकोसिस्टम कहेंगे, और उस संबंध के अध्ययन को क्या कहेंगे, इकोलॉजी कहेंगे। दोनों में अंतर क्लियर है सबको, समझ आ रहा है ना। अब आगे बात करते हैं। देखिए अब इसके बाद क्या पूछा, इसके घटक और पूछे थे इस क्वेश्चन में। आप पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ सकते हैं। एक तो परिभाषा पूछी थी आपसे, और साथ में क्या पूछा था, पारितंत्र के विभिन्न घटकों को संक्षिप्त में लिखिए। मतलब आपको पारितंत्र के घटक भी बताने हैं। तो इसके कंपोनेंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछे जाते हैं। ठीक है, परिभाषा के बाद सीधे आते हैं कंपोनेंट पर। तो इसके कंपोनेंट क्या होते हैं, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे। मेनली दोस्तों इसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक तो क्या होते हैं, जैविक घटक होते हैं इसके, मतलब बायोटिक कंपोनेंट होते हैं। दूसरे एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं, मतलब अजैविक घटक होते हैं। तो पहले बात करते हैं जैविक घटक की। तो जैविक घटक मोस्टली इसके तीन होते हैं मेनली। तीन क्या क्या होंगे, एक तो होगा उत्पादक मतलब प्रोड्यूसर, दूसरा होता है उपभोक्ता यानी कंज्यूमर, और तीसरा होता है अपघटक यानी डिकम्पोजर। तो ये तीन मेन है, यही आपको याद करने हैं। अब देखिए इनको आप समझेंगे कैसे, याद कैसे करेंगे, तो बिल्कुल इजीली समझना। जो आपके पेड़ पौधे होते हैं दोस्तों, पेड़ पौधे, तो ये पेड़ पौधे क्या करते हैं, ये उत्पादन करते हैं। जैसे फल फूल वगैरह देते हैं ना हमें ये, तो ये क्या कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं चीज़ों का। तो जो उत्पादन करता है, जो प्रोड्यूस करता है किसी चीज़ को, वो तो हो गया आपका उत्पादक। जैसे कि उत्पादक क्या, हमारे पेड़ पौधे क्या है, उत्पादक हैं। इतना समझ आ रहा है, ये पहला कंपोनेंट हो गया। अब इसके बाद दूसरा कंपोनेंट है हमारा उपभोक्ता। उपभोक्ता मतलब जो इनका उपभोग करते हैं, जो इन्हें खाते हैं। मतलब प्रोड्यूसर के द्वारा जो उत्पादक बनाए जाते हैं, उनको जो खाते हैं उन्हें कहते हैं उपभोक्ता। जैसे पेड़ पौधों को कौन खाता है, पेड़ पौधों को कीड़े मकोड़े खाते हैं, देखा होगा आपने। ठीक है, इसके अलावा जीव जंतु खाते हैं। तो जो आपके जीव जंतु हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, सब क्या हो गए, आपके उपभोक्ता हो गए। अब उपभोक्ता भी मेनली तीन टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, मतलब प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। ये मेनली तीन टाइप के होते हैं उपभोक्ता। तीन टाइप में कौन कौन से आएंगे, पहले टाइप का तो प्राइमरी, तो वो हो जाएगा जो पेड़ पौधों से क्या करता है, अपना भोजन खाता है। ठीक है, जो पेड़ पौधों पर निर्भर है। अब दूसरे टाइप का क्या आएगा, जो प्रथम प्रकार के थे ना उपभोक्ता, जो कि पेड़ पौधों से अपना भोजन खा रहे थे। अब जो दूसरे टाइप के होंगे वो प्रथम प्रकार के उपभोक्ता को खाएंगे। प्रथम प्रकार के उपभोक्ता से मतलब क्या है, जैसे पेड़ पौधों को कीड़े मकोड़े खाते हैं, अब कीड़े मकोड़े को कुछ और दूसरे वाले जीव जंतु खा लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कीड़े मकोड़े हैं कुछ, तो उनको कौन खाता है, सांप खा लेता है। जैसे सांप ने खा लिया सपोज, है ना, या मेढक ने खा लिया, मेढक कह सकते हैं आप इसको। इसके बाद तीसरे टाइप के आएंगे, तो तीसरे टाइप के क्या होंगे, जो द्वितीय प्रकार के उपभोक्ताओं को खाते हैं। ठीक है, जैसे सांप खाता है, सांप ने खा लिए कीड़े मकोड़े, सेकंड टाइप का हो गया। थर्ड टाइप के कौन से हो जाएंगे आपके, जैसे बाज हो गया, बाज क्या खाता है, सांप को खा लेता है, तो थर्ड टाइप के उपभोक्ता हो गए। तो इस तरह का सीक्वेंस है। मैं एक बार आपको पढ़ के सुनाता हूँ तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। इतना समझ आ गया, उत्पादक क्या होते हैं, जो उत्पादन करते हैं किसी भी चीज़ का, प्रोड्यूस करते हैं, जैसे पेड़ पौधे। उपभोक्ता क्या होंगे, जो इनको खाते हैं, उपभोक्ता हो गए। और अपघटक क्या होते हैं, डिकम्पोजर का क्या होंगे दोस्तों, इन सबको डिकम्पोज करेंगे। जैसे पेड़ पौधे होते हैं ना, टूट जाते हैं वो, या फिर मृत जीव जंतु होते हैं, तो उनको गलाने का जो काम करते हैं, इनको सड़ा गला करके छोटे छोटे पार्ट में बांट देते हैं, तो वो अपघटक हो गए, ये अपघटित कर देंगे इनको। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में डिकम्पोज कर देते हैं। समझ पा रहे हैं। अब देखिए मैं थोड़ा स्पीड से पढ़ता हूँ इसको, आप ध्यान से समझेंगे। ठीक है, पहले बात करते हैं किसकी, हम उत्पादक की यानी प्रोड्यूसर की। प्रोड्यूसर को हम ऑटोट्रॉफ भी कहते हैं, क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं। तो मैंने उत्पादक में क्या बताया आपको, पेड़ पौधे याद रखने थे। देखिए पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, इसमें हरे भरे पेड़ पौधे तथा वे सभी वनस्पतियां आती हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। मतलब फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आपको पता है इतना तो पेड़ पौधे, तो इन पेड़ पौधों को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इन्हीं को कहते हैं हम उत्पादक। समझ पा रहे हैं आप। तो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अतः इन्हें हम क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। इतना समझ आ रहा है। अब आगे आप पढ़ेंगे इसमें, इस भोजन के उपयोग से वनस्पति वृद्धि, विकास एवं प्रजनन करती हैं। मतलब जो वनस्पतियां होती हैं, इसी भोजन को, जो सूर्य के प्रकाश के कारण अपना भोजन बनाते हैं, इसी भोजन के कारण अपनी वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं अपने अंदर। ठीक है, छोटे छोटे पेड़ पौधे बड़े होने लग जाते हैं, तो ये विकास हो गया इनका। ठीक है, आगे लिखा है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में हरे पेड़ पौधे न केवल अपने लिए भोज्य पदार्थ का संश्लेषण करते हैं, बल्कि प्राणदायी ऑक्सीजन गैस भी बाहर निकालते हैं। आपको अच्छे से पता है, पेड़ पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपने अंदर सोखते हैं। सब जानते हैं इतना अच्छे से इसके बारे में, तो इतना ही ठीक है। अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं हम किसके बारे में, सेकंड पॉइंट, उपभोक्ता। 4-4, 5-5 लाइन मैंने लिख के आना है, 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा आपका, तो बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, 1 से 1.5 पेज लिखेंगे काफ़ी है, 1 पेज बहुत रहता है 5 नंबर के लिए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं उपभोक्ता की। तो मैंने उपभोक्ता क्या बताए थे, जो पेड़ पौधों ने अपना भोजन बनाया था ना, उन पेड़ पौधों को जो खाएंगे। उपभोक्ता में क्या होगा, इसके अंतर्गत वे सभी प्रकार के जीव जंतु आते हैं जो अपने भोजन प्राप्ति के लिए
प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वनस्पतियों पर निर्भर करते हैं। मैंने क्या बताया अभी, ये अपना भोजन कहाँ से लेंगे, पेड़ पौधों से लेते हैं, ठीक है, वनस्पतियों पर निर्भर करते हैं। ऐसे समस्त जंतुओं को 3 भागों में बांटा गया है। मैंने पहले ही कहा था आपको 3 प्रकार हैं इसके, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय, ठीक है। तो पहले पढ़ेंगे प्राथमिक के बारे में, यानी प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं, प्राइमरी क्या होते हैं। तो ये क्या होंगे, ये दोस्तों शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी का मतलब क्या है, पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ये मांस मछली नहीं खाते, सिर्फ क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। तो क्या होंगे, ये हो गए आपके, इन्हें शाकाहारी भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत वे सभी जीव जंतु आते हैं जो अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, अर्थात पेड़ पौधों के विभिन्न भागों को ही खाते हैं। उदाहरण के लिए मैंने आपको क्या बताया था, जैसे कीड़े मकोड़े जो पेड़ पौधों की हरी पत्तियों को एवं कोमल पत्तियों को अपने भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, जैसे टिड्डा, छोटी मछली इत्यादि। इसके अंतर्गत भैंस, गाय, बैल, भेड़, बकरी, खरगोश, तितलियां, मधुमक्खी सब आते हैं, क्योंकि आपको पता है गाय भैंस वगैरह पेड़ों के पत्ते खा लेते हैं, तो क्या आ जाएंगे, इसी के एग्जाम्पल है प्राथमिक के। तो आपको प्राथमिक समझ आ रहा है दोस्तों। अब बात करते हैं सेकेंडरी की। सेकेंडरी क्या हो जाएगा आपका, सेकेंडरी उपभोक्ता, इसमें वे मांसाहारी प्राणी आते हैं जो शाकाहारी जीव जंतुओं को खाते हैं, मतलब जो प्राथमिक को खाएंगे वो हो जाएंगे आपके सेकेंडरी। सेकेंडरी क्या होंगे, जैसे वहाँ क्या था, कीड़े मकोड़े थे, बकरी, भेड़ बकरी, गाय वगैरह थे, ये सब प्राथमिक थे। अब सेकेंडरी में क्या आ जाएंगे आपको, जो प्राथमिक को खाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए भृंग हो गया आपका, बीटल्स जो होते हैं, ठीक है, चिड़िया हो गई, छिपकली हो गई, झींगुर हो गया, मेढक हो गया, शेर, चीता, मछली, क्योंकि आपको पता है शेर क्या होता है, शेर अपना शिकार करके खुद खाते हैं ना। जैसे मेढक हो गया, मेढक कीड़े मकोड़े को खा लेता है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को। मछलियाँ होती हैं, मछलियाँ पानी में जो और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं ना, उनको खा लेती हैं। तो ये द्वितीय टाइप के हो गए। अब तृतीय टाइप के क्या होंगे, जो द्वितीय टाइप के को खाते हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत वे मांसाहारी प्राणी आते हैं जो अन्य मांसाहारी प्राणियों को खाते हैं। अन्य मांसाहारी से मतलब क्या है, जो सेकेंडरी वाले मांसाहारी प्राणियों को खाएंगे वो टर्सरी हो जाएंगे, तृतीय हो जाएंगे, ठीक है। जैसे बाज गिद्ध, बाज गिद्ध से मतलब क्या होगा दोस्तों, आपको पता है सांप खाता है मेढक को, और सांप को कौन खाता है, बाज या गिद्ध खा लेते हैं। तो इसीलिए सांप तो हो गया आपका कैसा, टर्सरी, सॉरी सेकेंडरी, और जो बाज हो गया वो क्या हो गया आपका, तृतीय हो गया। समझ आ रहा है। अब इसमें एक और चौथा डी दे रखा है इन्होंने, क्या दे रखा है इसमें, उच्च मांसाहारी, मतलब टॉप तरह के मांसाहारी होते हैं ये क्या करेंगे, सभी प्रकार के खाएंगे। ये जो आपके प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय सबको खाते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत वे सभी मांसाहारी प्राणी आते हैं जो सभी वर्गों के मांसाहारियों को मारकर खाते हैं। ध्यान रखना, कैसे मारकर खाते हैं ये, ठीक है। उन्हें अन्य कोई जंतु या जानवर नहीं खा सकता। तो इनमें एग्जांपल आप समझ गए होंगे, क्या आएगा, शेर आ जाएगा, चीता आ जाएगा, मगरमच्छ आ जाएगा, बाज, उल्लू, ये सब आ जाएंगे इसमें एग्जांपल। आई होप सो समझ आ गया आपको सेकंड टाइप भी, उपभोक्ता भी। अब बात करते हैं, तीसरा था हमारा अपघटक। अपघटक मैंने क्या बताया था, जो आपके मृत जीव जंतु या पेड़ पौधे होते हैं उनको क्या करते हैं, सड़ा गला करके डिकम्पोज कर देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। तो इस श्रेणी के अंतर्गत सभी मृतोपजीवी जीवाणु तथा कवक इत्यादि आते हैं जो पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं तथा मृत कार्बनिक पदार्थों को सड़ा गलाकर विघटित करके सूक्ष्म कर देते हैं, ठीक है, सरल कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिकों में बदल देते हैं। तो भाई इतना काफ़ी है इसमें। तो आपको क्लियर हो गया इसके घटक क्या क्या थे। मोस्ट इंपोर्टेंट था इकोसिस्टम की परिभाषा और इकोसिस्टम के घटक। अब लिख सकते हैं आप इसका आंसर इजीली। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए ध्यान से अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब और कुछ मत लिखना है इसमें। अब अच्छा इसमें एक और रह गया, मैंने बताया था 2 तरह के थे ना, एक बायोटिक और एबायोटिक। तो बायोटिक तो हो गया हमारा जैविक, अब अजैविक का समझ लो। अजैविक का मतलब क्या होगा, जिसमें बायोटिक नहीं आएंगे। ये 2 तरह के होते हैं, एक तो कार्बनिक होंगे, ये और एक होंगे अकार्बनिक, दूसरे होंगे कार्बनिक, मतलब इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक होते हैं। अब अकार्बनिक से मतलब क्या, जिनमें कार्बन उपस्थित नहीं होता वे वाले घटक आएंगे। तो कार्बन किस किस में नहीं होता, नाइट्रोजन में नहीं होगा, हाइड्रोजन में नहीं होगा, कैल्शियम में नहीं होगा, सल्फर, फास्फोरस, इन्हें आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है, मैग्नीशियम। अब एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी इन्होंने ले रखा है, हालांकि इसमें कार्बन होता है, फिर भी हम कार्बन डाइऑक्साइड को अकार्बनिक घटक में ही लेते हैं, इसको ध्यान रखेंगे आप नोट में। समझ आ रहा है। तो कुछ एग्जाम्पल लिखने, क्या, ऐसे घटक जिनमें कार्बन की मात्रा नहीं होती है अकार्बनिक घटक कहलाते हैं। ये सभी अजैविक घटक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सब लिख देना इसमें, ठीक है, जिनमें कार्बन नहीं आता। अब इसके बाद दूसरा है कौन सा, कार्बनिक। तो कार्बनिक में कौन से आएंगे, जिनमें कार्बन की मात्रा होती है। तो आपको पता है कार्बन किस किस में होता है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन में होता है, दूसरा शर्करा में होता है, तीसरा लिपिड में होता है। तो 3-4 एग्जाम्पल याद रखेंगे, प्रोटीन, शर्करा, लिपिड, ये सब क्या है, ये कार्बनिक घटक होते हैं। एग्जाम्पल में ही आपको डेफिनेशन टाइप से बना देना, बाकी ज़्यादा मत पढ़ना, बस आपको एक ही रात का टाइम है, इसी रात में आपको अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है। तीसरा इसमें जलवायु और भौतिक घटक दे रखे हैं। तो भौतिक आप लिख सकते हैं जो हमें अपनी आंखों से दिखाई देते हैं, जैसे वायु, प्रकाश, जल, आर्द्रता, ताप, प्रकाश, ये सब लिख देना इसमें, ठीक है। जैसे वायु हो गई आपकी हवा,
प्रकाश हो गया, जल हो गया, आर्द्रता हो गई, ताप हो गया, प्रकाश हो गया, सब किसमें भौतिक घटक में आएंगे। तो आपके तीनों मेन घटक हो गए। पहला था आपका कौन सा, जैविक घटक, जिसमें आपने 3 पढ़े थे, उत्पादक पढ़े थे यानी प्रोड्यूसर पढ़े थे, दूसरा आपने पढ़ा था उपभोक्ता कंज्यूमर, तीसरा पढ़ा था अपघटक यानी कि डिकम्पोजर। 3 हो गए। अब इन 3 में भी आपका उपभोक्ता वाले में 3 टाइप थे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, वो भी आपने समझ लिए थे। दूसरा आता है अकार्बनिक। अकार्बनिक में आपका कौन सा था, पहला था दूसरा आता है अजैविक। अजैविक में कौन सा था, पहला था अकार्बनिक, दूसरा था कार्बनिक और तीसरा था आपका भौतिक। तो ये इसके घटक थे, आप इजीली ना लिख सकते हैं, याद हो गए होंगे आई होप सो। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों इसमें, अगला क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं, दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो खाद्य श्रृंखला तो हम दोस्तों कहते हैं कि उसको फूड चेन को। फूड चेन का मतलब मैंने अभी आपको क्या बताया था, पहले पेड़ पौधे थे, पेड़ पौधे हो गए, पेड़ पौधों को किसने खाया, कीड़े मकोड़े ने खा लिया, कीड़े ने खा लिया, कीड़े ने। अब कीड़ों को किसने खाया, कीड़ों को मेढक ने खा लिया, मेढक ने, ठीक। मेढक को किसने खाया, तो मेढक को सांप ने खा लिया, सांप ने। सांप को किसने खाया, सांप को बाज ने खा लिया, बाज ने खा लिया। तो क्या बनेगी, एक तरह की फूड चेन बन रही है ना, एक दूसरे के ऊपर निर्भर कर रहे हैं खाने के लिए। तो इसमें ये फूड चेन, ठीक है। पेड़ पौधे ने अपना भोजन खुद बनाया, पेड़ पौधों को कीड़े मकोड़े ने खाया, कीड़े मकोड़े को मेढक ने खाया, मेढक को सांप ने खाया, सांप को बाज ने खाया। तो एक तरह की श्रृंखला बन जा रही है। तो यही आपकी डेफिनेशन होगी, इसमें पढ़ सकते हैं आप इजीली। क्या, खाद्य श्रृंखलाओं को आहार श्रृंखला के नाम से भी पुकारते हैं। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में सारे ऐसे जीव होते हैं जो एक दूसरे का उपभोग करके अपनी आहार संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, ठीक है। ये कोई भाई साहब थे, इन्होंने कुछ बात कही थी, क्या कही थी इन्होंने, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक जीव तथा दूसरे जीव को खाने की क्रमबद्ध प्रक्रिया को हम फूड चेन कहते हैं। मैंने क्रमबद्ध प्रक्रिया समझाई दी आपको, एक जीव दूसरे जीव को खा रहा है ना इसमें, तो वही क्या होती है, फूड चेन होती है। अब इसके बारे में आप इजीली लिख सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे यहाँ इन्होंने लिख रखे हैं, क्या, वही प्राथमिक उत्पादक होते हैं पहले, ठीक है, जो उत्पादन करते हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए, हरे पेड़ पौधे, ठीक। अब इनको कौन खाएगा, प्रथम उपभोक्ता खाते हैं। प्रथम उपभोक्ता को कौन खाता है, द्वितीय उपभोक्ता खाते हैं, द्वितीय को तृतीय उपभोक्ता खाते हैं, और बाद में क्या होता है, फिर इनका अपघटन हो जाता है। ये सब आपने ऊपर पढ़ लिया था, वही हो जाएगा फूड चेन। फूड चेन समझ आ गया आपको अच्छे से। फूड चेन के बाद अब वेब चेन पूछा उन्होंने। वेब चेन मतलब खाद्य जाल पूछा है। अब खाद्य जाल फूड चेन क्या होगी, तो बेसिक सा अंतर है। जो फूड चेन होती है दोस्तों, वो क्या है, खाद्य श्रृंखला जीवों की एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें एक या समुदाय के सभी जीव एक दूसरे के खाद्य ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं, मतलब एक दूसरे पर निर्भर करते हैं खाने के लिए। लेकिन जो खाद्य जाल होता है, फूड चेन होती है दोस्तों, वो क्या होगी, इसमें फूड वेब जो होता है, ये क्या होगा, फूड वेब में क्या होगा, फूड चेन आ जाएंगी, कई सारी फूड चेन मिलकर के एक फूड वेब बनती है। समझ आ रहा है, फूड वेब क्या हो जाएगा आपका, जिसमें कई सारी फूड चेन आएंगी। फूड चेन में तो बहुत सारे जीव जंतु आ रहे थे, ठीक है, और फूड वेब में क्या आएगा, इसमें कई सारी फूड चेन मिलकर के एक फूड वेब बनाती हैं। तो यह बहुत सी खाद्य श्रृंखलाओं का एक जाल होता है जो एक प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जाता है। तो इसी के बेस पर आपको अंतर बताने थे इसमें, समझ गए ना आप। फूड चेन जीव जंतुओं से मिलकर बनेगी और फूड वेब कई सारे फूड चेन से मिलकर बनता है। इतना समझ आया दोस्तों आपको। अब आगे बात करते हैं, आगे देखिए ध्यान से अगले क्वेश्चन की। मैं काफ़ी फास्ट कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी दोस्तों ये काफ़ी बड़ी पीडीएफ है, तो जल्दी जल्दी कवर करिए। और सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछे गए सब। देखिए कम से कम 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिल जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना, समझते चलना। मैं काफ़ी ईजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, नॉन स्टॉप बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। इसीलिए बाकी चैप्टर आप पीडीएफ से पढ़ लेंगे, समझ पा रहे हैं आप। अब आगे देखिए इसके बाद, ठीक है। आगे क्या है, जैव विविधता का क्या अर्थ है, ये कितने प्रकार की होती है, जैव विविधता की विशेषताएं लिखिए। मतलब आपको अब बताना है जैव विविधता के बारे में, बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताना है आपको। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, बायोडाइवर्सिटी, बायो मीन्स हो गया जैव, जैव मतलब हम सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य, पशु पक्षी, सब के सब क्या हैं, ये सब बायो हैं, जीवित हैं, जो क्या होते हैं, लिविंग होते हैं, जिंदा रहते हैं, सांस ले सकते हैं, ठीक है, वो चल फिर सकते हैं, जो बड़े होते हैं, जिनकी वृद्धि होती है, वो सब क्या है, जैविक होते हैं, बायो होते हैं। अब इनकी डाइवर्सिटी बतानी है। डाइवर्सिटी मतलब होता है दोस्तों विविधता, विविधता मतलब अंतर, ठीक है। तो आपको पता है सभी मनुष्य अलग अलग प्रकार के होते हैं, एक जैसे मनुष्य नहीं हो सकते। तो मनुष्यों में मतलब मनुष्यों को कई तरह से अलग अलग विभाग में बांटा गया ना, डिफरेंट टाइप से बांट दिया। जैसे मतलब जाति के आधार पर बांट देते हैं लोगों को, उनके कलर के आधार पर बांट देते हैं, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सांवला है, ऐसे। तो इन सबको अलग अलग ग्रुप में बांटना ही क्या कहलाता है, विविधता कहलाता है। विविधता मतलब इनमें अंतर क्या है, ऐसे कुछ बड़े होते हैं, कुछ को लंबाई के आधार पर बांटते हैं, कुछ लंबे हो गए, कुछ छोटे हो गए, अलग अलग प्रजातियों को अलग अलग रूप में रखा गया है। तो यही सब क्या होगी, विविधताएं हो गई। तो यही यहाँ लिखा हुआ, पढ़ सकते हैं आप अच्छे से। जैव विविधता एक
समूहवाची तकनीकी शब्द है। कैसा? ग्रुप वाला एक टेक्निकल वर्ड है ये, जिसमें पृथ्वी के सभी सजीव प्राणी पादप मतलब पेड़ पौधे भी और मनुष्य भी, प्राणी तथा सूक्ष्म जीव जंतु समाहित होते हैं, मतलब पूरा इन्वायरमेंट आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इसमें प्रजातियों के अंदर, प्रजातियों के बीच और पारिस्थितिकी तंत्र की विविधताएं सम्मिलित हैं, मतलब इसमें अलग अलग प्रजाति के लोगों को अलग अलग रखा जाता है। समझ आ रहा है आपको? अगर मैं संक्षेप में बात करूं तो क्या डेफिनेशन होगी? किसी भौगोलिक क्षेत्र के प्राकृतिक परिवेश में पाए जाने वाले जीवों को विभिन्नताओं और विभिन्न जीवों की प्रजातियों में पाए जाने वाली विभिन्नताओं को जैव विभिन्नता कहते हैं। मतलब जितने जीव जंतु हैं, जितने पेड़ पौधे हैं, उनमें जो जो विभिन्नताएं हैं ना, उन विभिन्नताओं के आधार पर इनको अलग अलग बांटा जाता है, उसी को जैव विविधता कहते हैं। मैंने आपको ये समझा दिया अच्छे से। अब बात करते हैं इसके प्रकार की। ठीक है, ये कितने टाइप के हैं तो देख लीजिए, मेनली 3 टाइप के होते हैं दोस्तों। ये कौन कौन से होंगे? पहला होता है आनुवांशिक विविधता, दूसरा जातिक विविधता और तीसरा होता है सामुदायिक या पारिस्थितिकी तंत्र विविधता। अब आनुवांशिक क्या हो गया? आनुवांशिक मतलब दोस्तों जेनेटिक मतलब जेन के आधार पर, जिनको जैसे हम लोग हैं ना मनुष्य, तो सबका अलग अलग आनुवांशिक मतलब सभी की आनुवांशिक लक्षण अलग अलग होते हैं। कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है। ऐसे ही क्या होता है, आपके पेड़ पौधों की भी अलग अलग आनुवांशिक क्षमता गुण होते हैं। तो इसमें इसी के आधार पर बांटा गया इसको। पहला टाइप क्या क्या लिखा है इसके अंदर? एक ही प्रजातियों के पादप या जीव जंतु में जो विभिन्नता प्राकृतिक समुदायों या फिर एक ही प्राकृतिक समुदाय में रहते हैं में पारस्परिक विभिन्नता पाई जाती है। उदाहरण के लिए जैसे गेहूं की विभिन्न प्रजाति होती हैं अलग अलग, कौन कौन सी? एक ही परिवेश में उगाई जाती हैं और ये, तथा इनमें अलग अलग क्या होता है, एक ही में उगाई जा सकती है या फिर अलग अलग परिवेश में उगाई जा सकती है, लेकिन इनमें अंतर पाया जाता है, इनमें वेरिएशन होता है। ठीक है, अलग अलग टाइप के। आपने गेहूं की बहुत सारी प्रजाति सुनी होंगी, मुझे तो इतना नहीं पता खेती के बारे में, बट बहुत बच्चे गांव से होते हैं, आप उनको पता होगा। अलग अलग वैरायटी के गेहूं होते हैं, अलग अलग टाइप का बीज होता है गेहूं का, तो उनकी अलग अलग प्रजाति होंगी। समझ पा रहे हैं? इसी तरह से क्या होगा, इनमें कैसे कैसे प्रजाति होंगी? कुछ तो होंगे शीघ्र पकने वाले, कुछ होंगे देर से पकने वाले। ठीक है, कुछ नाटे कद के होते हैं, कुछ लंबाई ज़्यादा बढ़ जाती है, कुछ के बीज में प्रोटीन की मात्रा कम होती है, कुछ में अधिक होती है। तो इस तरह से इनको बांटा गया है। कुछ में क्या होता है, कुछ में रोग के प्रति ग्रहणशील या फिर रोग के प्रति प्रतिरोधक शक्ति ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। तो ये सभी गुण क्या इनमें अलग अलग होते हैं ना, तो इनके आधार पर हमने क्या बांट दिया इसको? आनुवांशिक रूप से बांट दिया। विविधता होगी आनुवांशिक की। आनुवांशिक में आपको बस गेहूं का एग्जाम्पल लेना है, कोई और एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं। समझ पा रहे हैं ना आप अच्छे से? बस सुनते रहना दोस्तों, थ्योरी है, सुनने से याद हो जाएगी। मैं बहुत मेहनत से समझा रहा हूँ, प्लीज़ करके वीडियो को स्किप नहीं करना आपको। कल आपका एग्जाम है और आपके एग्जाम के लिए मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ पढ़ाने के लिए। ठीक है, इसलिए मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ, आप प्लीज़ मेहनत से पढ़िए। आगे बात करते हैं सेकंड की। सेकंड है जातिक विविधता। जातिक का मतलब क्या होगा? जाति के आधार पर। जैसे पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और वनस्पतियां पाई जाती हैं, जिनमें क्या होता है, वायरस, जीवाणु से लेकर पेड़ पौधे, जीव जंतु इत्यादि सभी सम्मिलित हैं। इनकी संख्या लाखों में है। इसे जातिक विविधता कहते हैं। बहुत कम लिखा है इन्होंने, आप और अच्छे से लिख देना। ठीक है, जातिक विविधता में क्या है, मनुष्यों की जाति अलग होती है, पेड़ पौधों की जाति अलग होती है, जीव जंतुओं की जाति अलग होती है। इसके आधार पर इन सबको अलग अलग बांटा गया, तो जातिक विविधता हो जाएगी। आगे क्या, पारिस्थितिकी तंत्र विविधता आ जाएगी। तो पारिस्थितिकी तंत्र विविधता क्या हो जाएगी, यानी कि पारिस्थितिकी क्या था, जीव जंतुओं का वनस्पति के साथ जो संबंध था, तो इसमें भी अलग अलग तरह के होंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी पारिस्थितिकी विविधता हो जाएगी। आप इसे पढ़ सकते हैं खुद से, थोड़ा बहुत लिख देना काफी है। 3 टाइप हो गए आपके मेनली, आनुवांशिक, जातिक और सामुदायिक या फिर पारिस्थितिकी तंत्र विविधता। अब बात करते हैं इसकी विशेषता की। विशेषताएं क्या है, तो विशेषता बस आपको वही लिखनी है, एक ही सेंटेंस को बार बार रिपीट करके लिखा होगा इन्होंने। देखो आप ध्यान से, क्या, जैव विविधता प्राकृतिक विविधता का एक व्यापक शब्द है। पहली विशेषता हुई। जैव विविधता का मतलब क्या है, जो जीव जंतु होते हैं, जितने जीवित लोग हैं, उन सब की जो विविधता है दोस्तों, वो प्राकृतिक विविधता का ही एक व्यापक रूप है, क्योंकि सब कुछ प्रकृति में है, इसलिए इसको प्राकृतिक विविधता का एक व्यापक रूप कह दिया है। दूसरा, इसमें अनेक पारिस्थितिकी तंत्र भी सम्मिलित रहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र क्या था दोस्तों, वनस्पति और मनुष्य ही तो थे, जीव जंतु ही तो थे। जीव जंतुओं का वनस्पति के साथ जो संबंध था, प्रकृति के साथ जो संबंध था, तो इसमें भी क्या है, मनुष्यों को, जीव जंतुओं को और प्रकृति को ही तो हमने अलग अलग समूह में बांट दिया है, इसीलिए क्या कह देंगे हम इसको, इसमें अनेक पारिस्थितिकी तंत्र भी सम्मिलित रहते हैं। इसके बाद क्या बोला गया, इसमें जैविक विषमता एवं पर्यावरण का बोध भी होता है। इसमें जीवों की आकृति, अब आपको इसमें देखिए पढ़ लीजिए अब एक बार, इसके अलावा आपको लिखना खुद के अपनी लैंग्वेज में है। विविधता का मतलब समझ आ गया, बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हैं, 3rd ईयर के स्टूडेंट है, इतना सबको पता होगा। ठीक है, मैं इसको स्किप करके आगे बढ़ता हूँ, सीधा आप इसको पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा इसमें, अगला क्वेश्चन है
भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपको बताना है कि ग्लोबल वार्मिंग हम किसे कहते हैं, इसके प्रभाव भी बताने हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं, ध्यान से सुनना। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गर्मी का बढ़ जाना। अब बहुत ज़्यादा गर्मी का बढ़ने का मतलब क्या है, ग्लोबल वार्मिंग का तो देखिए कैसे बढ़ती है बहुत ज़्यादा गर्मी, मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है आपसे। अब कह रहा है वैज्ञानिकों के अनुसार वायु में CO2 की मात्रा बढ़ने और हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है। तो मैंने ग्लोबल वार्मिंग आपको क्या बताया था कि हमारे अर्थ का टेम्परेचर का बढ़ना ही कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग। अब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता किसकी वजह से है, एक तो CO2 की मात्रा के बढ़ने से बढ़ता है, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ेगी तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। इसीलिए पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपने अंदर सोख लेते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। समझ पा रहे हैं आप, जिससे कि CO2 की मात्रा कम हो सके इन्वायरमेंट में और ग्लोबल वार्मिंग ना हो, ठीक है। और दूसरा होता है हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, आगे क्वेश्चन आने वाला है, मैं आपको अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर इतना समझ में आ गया आपको तापमान कैसे बढ़ता है, CO2 के कारण और ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है। एक अनुमान के अनुसार अगली सदी में पृथ्वी का तापमान कई डिग्री बढ़ जाएगा और जिसके फलस्वरूप जगह जगह क्या होगा, बर्फ पिघलने लग जाएगी और उसके पानी से समुद्र का पानी क्या होगा, फैलने लगेगा। इससे समुद्र तटीय नगर क्या होंगे, पानी में डूब जाएंगे। ध्रुव प्रदेश पर बर्फ की टोपी लगने लगेगी, जिसमें पृथ्वी के गर्म होने से अनेक स्थान रहने लायक नहीं रह जाएंगे। देख लो कितने सारे इफेक्ट हैं ग्लोबल वार्मिंग के, इसलिए पेड़ पौधे जरूर लगाया करो, ठीक है। नई नई बीमारियां उत्पन्न होंगी, ठीक है। और क्या करा आगे, अस्तु मानव को इस प्रकार की क्रियाएं रोकनी चाहिए जिनसे तापमान में वृद्धि होती है। ऐसी क्रियाएं की जानी चाहिए जिससे तापमान घटे। इसके अलावा वनों की प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया, पेड़ पौधे ज़्यादा लगाने चाहिए हमें। समझ आ रहा है आपको ग्लोबल वार्मिंग क्या, बस मैंने ये लिखना, CO2 और ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण पृथ्वी का टेम्परेचर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से समुद्र के पास में जो भी बर्फीले इलाके हैं, ज़्यादा गर्मी बढ़ने से, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने से बर्फ पिघलने लग जाएगी, जिससे कि समुद्र का पानी फैलने लग जाएगा। समुद्र का पानी फैलने की वजह से क्या होगा, जो भी समुद्र के किनारे नगर होंगे, बसे होंगे, घर वगैरह, वो सब डूब जाएंगे पानी में, लोगों की जान माल की बहुत हानि होगी। इसके अलावा ध्रुवीय इलाकों में क्या होगा, बर्फ की टोपी बन जाएगी, वहां पर भी क्या होगा, रहने योग्य जगह नहीं रह जाएगी, तो बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होंगी। बहुत कुछ लिख सकते हैं दोस्तों आप, मैं आपको गाइड करता चल रहा हूं, आप खुद से लिख सकते हैं इजीली। समझ पा रहे हैं। अब ये तो हो गया क्या आपका ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है। अब आपको क्या बताना है, इसके प्रभाव बताने, इसके इफेक्ट। तो अभी इफेक्ट ही तो बता रहे थे हम, ये सब क्या था, प्रभाव ही तो थे इसके। बीमारियां फैल रही थी, बहुत बुरा हाल हो रहा था लोगों का, तो यही सब इसके प्रभाव थे। इसके प्रभाव को मैं हेडिंग की फॉर्म में बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा अंदर की डिटेल बता दूंगा, आप याद रखेंगे। पहला है मौसम या जलवायु पर प्रभाव। अब मौसम पे क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, तो आपको अभी बताया था मैंने, क्या बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी। अब जब गर्मी बढ़ेगी तो क्या होगा, सूखा पड़ जाएगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा क्या होगा, सूखा पड़ जाएगा, अकाल पड़ जाएगा, बहुत सारी बीमारियां फैलेंगी। तो यही सब इसमें लिखना है आपको। क्या होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर, इफेक्ट ऑन वेदर एंड क्लाइमेट, इंग्लिश लिखिए इसी हेडिंग की। 20वीं शताब्दी में भूमंडल के औसत तापमान में लगभग, ये डेटा याद में रखना आप, डेटा को छोड़ के आगे से पढ़ते हैं यहाँ से, ठीक है। डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तापमान में वृद्धि के कारण बारिश के रुख में बहुत परिवर्तन दृष्टिगोचर होंगे, मतलब बारिश कम होगी दोस्तों, टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो, ठीक है। निचले अक्षांशों पर सर्दियों की बारिश कम हो सकती है। बारिश कम होगी तो इससे क्या होगा, इसके साथ साथ चरम स्थितियां जैसे कि सूखा पड़ना, बाढ़ आना। मैंने आपको पहले ही बता दिया दोस्तों, सूखा पड़ जाएगा, अकाल पड़ जाएगा, लोग भी मर जाएंगे भूखे, ध्यान रखना। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग नहीं होनी चाहिए। समझ आ रहा है। और क्या होगा, और बहुत सारे देखिए सूखा तथा बहुत सारे खतरे बढ़ जाएंगे, क्योंकि रोग वाहक और जल जनित रोगाणु इत्यादि के विस्तार में, जब भैया जल की कमी होगी तो जल की पूर्ति करने वाले, जितने जल की पूर्ति ना होने से जो बीमारियां फैलती हैं, वो सब बीमारी इस बॉडी में फैल जाएंगी, इंसान बर्बाद हो जाएगा पूरी तरह। समझ लो ध्यान से, ठीक है। तो आपको मौसम पर प्रभाव समझ में आया। दूसरा समुद्र तल पर प्रभाव। तो अभी मैंने बताया था आपको समुद्र तल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से समुद्र के किनारे की बर्फ पिघल जाती है, जिससे कि समुद्र के पानी का लेवल बढ़ जाएगा, समुद्र के किनारे स्थित नगर डूब जाएंगे पानी में, बर्बाद हो जाएगा सब कुछ, ठीक। तो यही सब आपको अपनी लैंग्वेज में लिख के आना है, डेटा वगैरह मत लिखना, कब क्या हुआ था, कौन सी सन में, ये सब बकवास नहीं, आपको अपनी खुद की लैंग्वेज में लिखना है। बहुत सिंपल है, इजीली लिख देंगे आप। समझ पा रहे हैं आप। बात करते हैं तीसरा प्रजाति विवरण के विस्तार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्रजातियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, प्रजाति मतलब क्या हो गया यहाँ पर,
प्रजाति से मतलब हो गया दोस्तों जो जो प्रजातियां हमारी, मतलब मनुष्य हो गए, जीव जंतु हो गए, जाति हो गई कई सारी। तो तापमान बढ़ने से क्या होगा, अब आपको पता है लोग बहुत ज़्यादा टेम्परेचर तो सह नहीं सकते, अब ज़्यादा तापमान रहेगा, बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगी तो इंसान बर्बाद हो जाएंगे भाई, परेशान हो जाएंगे, ठीक है। तो अपने से लिखना, मैं हेडिंग समझा रहा हूँ आपको सिर्फ, ठीक है, बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं करना चाहता मैं। आगे भोजन उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जब सूखा पड़ेगा, फसलों को पानी नहीं मिल पाएगा तो भोजन का उत्पादन भी बहुत कम होगा, अनाज कम उत्पन्न होगा, लोग भूखे मर जाएंगे, अकाल से पहले ही सब आ गया था आपको समझ में, हेडिंग मेनली आपको याद रखेंगे यहाँ से, ठीक है, बस इतना ही काफ़ी है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत का अपक्षय। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ओजोन परत होती क्या है। ओजोन परत होती है दोस्तों, जैसे ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 होता है, इसी तरह ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। क्या होता है O3, ओजोन का फॉर्मूला क्या है O3 है। अब ये ओजोन क्या होती है मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। तो जो आपके सूरज से जो किरणें आती है ना दोस्तों, सूरज से परावैंगनी किरणें आती हैं, तो जो ओजोन लेयर होती है उन सूरज की परावैंगनी किरणों को रिफ्लेक्ट कर देती है, वापस भेज देती है, वो पृथ्वी पर नहीं आने देती। इससे क्या होता है, सूरज की परावैंगनी किरणों से इंसान की आंखों पर बहुत प्रभाव पड़ता है एवं त्वचा के बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं। तो ओजोन लेयर जो होती है हमें सुरक्षा प्रदान करती है सूरज की परावैंगनी किरणों से, इसलिए ओजोन लेयर हमारे लिए बहुत उत्तरदायी है, बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अब ये ओजोन लेयर पाई कहाँ जाती है, तो ये हमारे वायुमंडल में ही पाई जाती है, एटमॉस्फेयर में ही पाई जाती है। तो पहले बात करेंगे हम एटमॉस्फेयर में कितनी लेयर होती हैं टोटल, ठीक है। तो हमारे वायुमंडल में मेनली दोस्तों कितनी 5 प्रकार की लेयर होती हैं, 5 परत होती हैं। कौन कौन सी 5 परत है, तो उन्हीं के बारे में पहले बात करेंगे, फिर बताएंगे कौन सी परत में आपका ओजोन लेयर होती है। तो देखिए ध्यान से आप, तो ओजोन वायुमंडल का एक प्राकृतिक अवयव है जो ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बना है। 3 अणु है ना ऑक्सीजन के, O3 होता है इसका फॉर्मूला, समझ आ रहा है। अब वास्तव में वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। जो सबसे पहला भाग है मतलब पृथ्वी से और 11 किलोमीटर तक की ऊंचाई का जो भाग है उसको कहते हैं हम ट्रोपोस्फीयर। क्या बोलते हैं दोस्तों उसको, ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। तो पहला पार्ट क्या हो गया वायुमंडल का, ट्रोपोस्फीयर। अब इसके बाद क्या होता है, ट्रोपोस्फीयर में सभी तरह की गैसें पाई जाती हैं, समझ आ रहा है आपको यहाँ पर, ट्रोपोस्फीयर। अब ट्रोपोस्फीयर के बाद अगला भाग क्या होगा, तो कह रहा है जितने भी जीव जंतु होते हैं दोस्तों वो समस्त पृथ्वी से लगभग 8 किलोमीटर तक के ऊपर रह सकते हैं। हवाई जहाज वगैरह भी केवल 8 किलोमीटर तक ही उड़ते हैं, ट्रोपोस्फीयर तक नहीं पहुंच पाते, इतना समझ आ रहा है आपको। तो पृथ्वी से लगभग 8 किलोमीटर ऊंचाई तक ही आपके जीवधारी पहुंच सकते हैं सिर्फ, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। अब कह रहा है, तो पहला समझ में आपको 11 किलोमीटर तक क्या था आपका, 11 किलोमीटर तक था ट्रोपोस्फीयर। अब 11 किलोमीटर से और 39 किलोमीटर तक की जो दूसरी लेयर होती है दोस्तों, इसका नाम होता है स्ट्रेटोस्फीयर। क्या होता है, स्ट्रेटोस्फीयर, याद रखना, पहला ट्रोपोस्फीयर, दूसरा स्ट्रेटोस्फीयर, तीसरा क्या होता है 39 हो गया। अब स्ट्रेटोस्फीयर से मतलब 39 से भी 35 किलोमीटर ऊपर, 35 किलोमीटर ऊपर मीसोस्फीयर पाया जाता है। तीसरा, तीन हो गए ट्रोपोस्फीयर, उसके बाद दूसरा हो गया स्ट्रेटोस्फीयर, तीसरा हो गया मीसोस्फीयर। अब मीसोस्फीयर से 415 किलोमीटर की ऊंचाई पर अगली लेयर होती है जिसे हम कहते हैं थर्मोस्फीयर, और थर्मोस्फीयर के बाद में फिर बिल्कुल बाहर पहुंच जाएंगे आप, जिसे कह देंगे आप क्या, एक्सोस्फीयर कह देंगे, ठीक है। तो अगला होगा आपका लास्ट वाला एक्सोस्फीयर। कहीं लिखा है, नहीं लिखा, नहीं लिखा तो हम डायग्राम में दिखा देते हैं, हिंदी में लिखा है उन्होंने, क्या, बाहमंडल। बाहमंडल को क्या कहते हैं, एक्सोस्फीयर कहते हैं। मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ, देखिए ध्यान से, ठीक है दोस्तों, प्लीज़ करके थोड़ा कोऑपरेट करना है। पहले से पेन पे लिखा हुआ है क्योंकि कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों का भी एग्जाम था, मैंने उनको भी समझाया था, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा पहले से पेन लिखा हुआ है, आप कोऑपरेट करना। देखो ये आपका अर्थ का सरफेस है, यहाँ पर मकान वगैरह बने हुए लोगों के, ये ज़मीन थी, ठीक। अब ज़मीन से 11 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या होगा दोस्तों, ज़मीन से 11 किलोमीटर की ऊंचाई पर हमारा पाया जाता है ये वाली जो लेयर है, ये, ठीक है, एक मिनट, ये जो लेयर है ये वाली, ठीक है। तो ये लेयर किसकी होगी आपकी, ये 11 किलोमीटर में होगा आपका ट्रोपोस्फीयर। इधर देखो साइड में ये बना हुआ है ट्रोपोस्फीयर यहाँ पर, ठीक है, इतना समझ आ रहा है। तो अर्थ से 11 किलोमीटर ऊंचाई पर ट्रोपोस्फीयर होता है। ट्रोपोस्फीयर के बाद 39 किलोमीटर तक आपका स्ट्रेटोस्फीयर होता है। स्ट्रेटोस्फीयर के 35 किलोमीटर ऊपर मीसोस्फीयर होता है। मीसोस्फीयर के 415 किलोमीटर थर्मोस्फीयर होता है, और थर्मोस्फीयर के बाहर एक्सोस्फीयर होता है। तो आपको डायग्राम कैसे बना के आना है, पहले अर्थ बनानी है, अर्थ हो गई। अब इससे 11 किलोमीटर ऊपर एक लेयर बना देनी है, 11 किलोमीटर के बाद फिर बनानी है आपको 39 किलोमीटर पर अगली लेयर, फिर 35 पे, फिर 415 किलोमीटर पर, उसके बाहर एक्सोस्फीयर। तो ये वाला पोर्शन आपका, ये वाला पोर्शन हो गया स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, ये हो गया स्ट्रेटोस्फीयर, ये हो गया मीसोस्फीयर, उसके बाद बाहर जाके एक्सोस्फीयर। कर लेंगे आप इसको इजीली, डायग्राम ये था, समझ आ रहा है। अब आपको ये बताना ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है। तो ओजोन लेयर जो होती है दोस्तों, आपको मैं बता दूं, जो आपका पहला वाला क्या था, सबसे पहला था आपका ट्रोपोस्फीयर, दूसरा क्या था स्ट्रेटोस्फीयर। तो ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर के बीच में पाई जाती है ओजोन लेयर, समझ आ रहा। तो ये तो ट्रोपोस्फीयर यहाँ तक था केवल। अब ट्रोपोस्फीयर से तो ऊपर और किससे, स्ट्रेटोस्फीयर से नीचे, इस इलाके में पाई जाती है ओजोन।
समझ आ रहा है? तो आप सीधे कह सकते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में होती है आपकी ओजोन परत। इतना समझ आया दोस्तों? तो बस ये आपको यही लिखना था यहाँ पर ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। अब आपका आंसर हो गया कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गया। तो ओजोन परत कहाँ पर थी दोस्तों आपकी? तो ओजोन परत थी स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक है। तो अब यहाँ पर आगे और थोड़ा पढ़ सकते हैं आप, क्या लिखा हुआ है। सूरज से आने वाली पहली किरणें अल्ट्रावायलेट की हिंदी होती है परावैंगनी, ठीक है, या अवरक्त किरणें कहते हैं इसको, इसके रूप में आती है। इनकी तरंग दर बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा कम होती है। आगे कह रहा है ये सभी विकिरण हानिकारक होती हैं। यह सीधा विकिरण पृथ्वी पर निर्बाध रूप से आ जाएं तो हमारी त्वचा की बीमारी, बालों का झरना, आंखों की रोशनी का कम होना, वनस्पति का नष्ट हो जाना, रबड़ एवं पदार्थों में भंजन होना। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सूरज की जो परावैंगनी किरणें आती हैं इससे त्वचा की बीमारी होती है, लोगों के बाल झड़ने लगते हैं, आंखों की रोशनी कम हो जाती है। तो इन्हीं सब किरणों को क्या करती है हमारी ओजोन लेयर? सुरक्षा करती है इन किरणों से पृथ्वी की। समझ आ गया होगा? बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ठीक है दोस्तों। मैं काफी डिटेल में समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो सकती है आपकी, बट आपको इसके बाद कभी दिक्कत नहीं आएगी, इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। समझ आ रहा है आपको? बस यही पढ़ लो, आपको बड़ा चैप्टर था काफी। इसके बाद फिर 2-3 पेज रह गए, जल्दी से कवर करते हैं इनको। इसके बाद आगे के जो चैप्टर है ना बहुत ज्यादा आसान है, आप पीडीएफ से 3-3, 4-4 पेज के पीडीएफ आप पढ़ लेना, इजीली पास हो जाएंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। अब कह रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट के प्रभाव की विवेचना कीजिए। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, किसे कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट? सबसे पहली चीज क्या होता है, कई सारी गैस होती हैं हमारे वायुमंडल में, बहुत सारी गैसें हैं, जिनमें मुख्य रूप से कौन कौन सी आएंगी आपकी? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, तथा नमी एवं अन्य पार्टिकल पदार्थों की एक निश्चित मात्रा का आवरण, जिससे इस भूमंडल पर समस्त जीवधारी जीवन यापन करते हैं। मतलब सीधे कहना आप क्या कि पृथ्वी के ऊपर क्या है, कई सारी गैसों की एक लेयर है, जिसमें कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2 और SO2 होती है। नमी तथा कुछ और भी पदार्थ पाए जाते हैं, पार्टिकल यानी कण पाए जाते हैं कुछ और भी। तो इन सब का एक आवरण बना हुआ है, कवर बना हुआ है पृथ्वी के ऊपर, ठीक है। अब होता क्या है दोस्तों, अब कह रहा है वाहनों के चालन से मुक्त गैसें एवं अन्य अवयव व विविध कारकों में वायुमंडल में कुछ ऐसी गैसें समायोजित हो जाती हैं जो सूरज से आने वाली विकिरण की ऊर्जा को, मतलब जो परावैंगनी किरणें आ रही थी ना सूरज से, उनको ये आने देती हैं, लेकिन पृथ्वी पर आने के बाद उनको वापस नहीं लौटने देंगी। ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूँ मैं। ये जो गैसें हैं ना दोस्तों, जो वाहनों में से निकलती हैं, चिमनियों में से निकलती हैं, इसके अलावा O2, N2, CO2, SO2 या फिर नमी, ये सब गैसें क्या काम करेंगी? तो जो आपके सूरज से जो परावैंगनी किरणें आएंगी ना, इनको पृथ्वी पर आने में तो मदद करेंगी, नीचे तो आ जाने देंगी, ठीक है। अब पृथ्वी से जब किरणें वापस जाएंगी तो उनको वापस नहीं जाने देंगे, ही रोक देंगी। समझ पा रहे हैं आप? लेकिन आपका जो ओजोन लेयर थी वो इन्हें यहाँ तक नहीं आने देती है, क्योंकि O2, NO2, CO2 इन सबसे ऊपर होती है ओजोन, तो इसलिए ओजोन नीचे नहीं आने देगी। लेकिन अगर ओजोन की कमी हो गई तो उससे क्या होगा, O2, N2, CO2 और SO2 ये सब गैसें मिलकर के क्या करेंगी, इन किरणों को नीचे आ जाने देंगे जमीन पे। लेकिन जब ये जमीन से वापस पीछे लौटेंगे तो इनको लौटने नहीं देंगे। इससे क्या होगा, इससे पृथ्वी पर बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ेंगे। तो ये सब गैसें आपस में मिलकर घर बनाती है, एक तरह का हाउस डेवलप कर लेती हैं। इन सभी गैसों के एक हाउस को हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस कहते हैं, जिसका बहुत बुरा प्रभाव होता है, इसलिए हम इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। समझ आ रहा है आपको दोस्तों इतना? अब इन्होंने लिखा भी है, सूरज से आने वाली विकिरण की ऊर्जा को पृथ्वी पर तो आने देती है, परंतु पृथ्वी से परावर्तित इन किरणों को वापस नहीं भेजती। इस प्रकार सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी पर आकर ट्रोपोस्फीयर क्षेत्र में ही रह जाती है। परिणाम स्वरूप जीवन मंडल के ट्रोपोस्फीयर क्षेत्र का ताप बढ़ जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। इतना काफी है इसमें, बस इतना बहुत है। बाकी आप चाहे पढ़ लेना है इसको, बहुत सारी डिटेल लिखी है। मेनली डेफिनेशन पता है ना आपको, तो आप 4-5 लाइन की अच्छे से सुंदर सुंदर शब्दों में डेफिनेशन लिखना, उसके नीचे आप कुछ भी बकवास लिख देना वायुमंडल के बारे में, ठीक है। आपके नंबर पूरे मिल जाएंगे, 5 तो नहीं मिलते खैर, लेकिन 3 या 4 मिल जाएंगे इजीली आपको। समझ पा रहे हैं दोस्तों? बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका अम्लीय वर्षा क्या है, ठीक है। अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? अम्लीय वर्षा मतलब एसिड रेन। एसिड रेन कुछ नहीं है दोस्तों, बड़ा सिंपल सा है ये। इसमें 2-3 गैस आती हैं। एक तो CO2 गैस, आपको ध्यान रखना है ग्रीन हाउस इफेक्ट में कौन सी गैस थी, O2, N2, CO2, SO2। और इसमें कौन सी गैस आएंगी, तो CO2 आएगी आपकी, NO आएगी, जिसे हम नाइट्रो मोनोऑक्साइड भी कहते हैं, या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड भी कहते हैं, और SO2 आती है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये तीनों गैसें आती हैं हमारे किसमें, एसिड रेन में। यानी एसिड रेन अम्लीय वर्षा करने के लिए O2, NO और SO2 उत्तरदायी होती है सबसे ज्यादा। अब ध्यान से सुनना क्या लिखा है। अम्लीय वर्षा वायु प्रदूषण का एक मुख्य प्रभाव है। विभिन्न उत्पादन क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न हुई कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड यानी CO2, NO और SO2 गैसें वायुमंडल जलवाष्प से मिलकर रासायनिक अभिक्रियाएं करके, अब ध्यान से सुनना क्या क्या गैस थी आपकी, पहली थी CO2, दूसरी थी NO, तीसरी थी SO2।
अब ये 3 गैसें क्या करेंगी, जल वाष्प से क्रिया कर लेती हैं, और क्रिया करके जो CO2 होती है, CO2 ये तो बनाएगी कार्बोनिक अम्ल, और जो NO होती है, NO ये बनाती है नाइट्रिक अम्ल, और जो SO2 होती है बनाती है सल्फ्यूरिक अम्ल। मतलब ये क्या करेंगी, जल वाष्प से क्रिया कर लेती हैं और 3 तरह के अम्ल जनरेट करती हैं, बनाती हैं। एक तो बनाती है कार्बोनिक अम्ल, CO2 बनाती है, NO बनाती है आपकी नाइट्रिक अम्ल, और SO2 बनाती है सल्फ्यूरिक अम्ल। अब ये अम्ल क्या होते हैं दोस्तों, ये अम्ल बारिश के समय, जब बारिश पड़ती है ना, तो बारिश के समय द्रव का रूप ले लेते हैं और जमीन पर बरस पड़ते हैं। इसी को हम कहते हैं क्या, एसिड रेन कहते हैं, अम्ल वर्षा कहते हैं, क्योंकि ये अम्ल बन गए आपके। अब जब बारिश होगी तो ये अम्ल क्या बनेंगे, पानी बन जाएंगे, और पानी बन के बारिश के साथ मिलकर के जमीन पर बरस जाते हैं, जिसको हम अम्ल वर्षा कहते हैं। समझ आ गया आपको। अब आगे और डिटेल लिखनी तो आप कह सकते हैं अम्लों का pH मान 7 से कम होता है। शुद्ध जल का तो 7 होता है, लेकिन अम्लों का कितना होगा, 7 से कम हो जाता है pH मान। समझ आ रहा है आपको। अब आप यहाँ पर और डिटेल पढ़ लेना अच्छे से, बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं करने चाहते हैं। इसमें मैं आपको बता दूँ अम्लीय वर्षा के दुष्प्रभाव क्या होंगे, इफेक्ट क्या क्या होते हैं। तो पहला इसमें हेडिंग है वनों, खेतों, नदियों और झीलों के खनिज संतुलन में होने वाले परिवर्तन। तो इनमें परिवर्तन हो जाएगा, ये संतुलित नहीं रहेंगे। ठीक है, तो मैं आपको जल्दी से पढ़ देता हूँ इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। ये सब अमेरिका के जो भी थे इनको छोड़ो, यहाँ से पढ़ो। उन झीलों में कोई जलचर जीवित नहीं रह पाता। मतलब जब अम्ल वर्षा होती है ना, तो ये अम्लीय वर्षा जिस पानी के ऊपर पड़ जाती है, उस पानी में कोई भी क्या होता है, जलचर आपका जीवित नहीं रहता। ठीक है, मर जाते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है अम्लीयता के कारण मछलियां अपने शरीर का लवण स्तर संतुलन नहीं रख पाती हैं, क्योंकि अम्लीय झीलों में एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, जस्ता, कैडमियम ये सब तत्व पाए जाते हैं, इनसे सांद्रता बढ़ जाती है, इसीलिए मछलियां भी जीवित नहीं रहती। सीधे कहना क्या होगा, जो वन, खेत और नदियों में क्या होगा, जो मछलियां रहती है ना, वो सब भी मर जाएंगी अम्लीय वर्षा के कारण। ठीक है, जलीय जीव सब मृत हो जाते हैं। दूसरा कहा इन्होंने, बस इतना ही था, इतना ही प्रभाव था, बस बहुत है, अच्छी बात है, इतना ही था। तो अब बात करते हैं आगे क्या, जैविक कीटाणुओं और जैविक फफूंदी नाशकों के उपयोग। मतलब बायो पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं और बायो फंगिसाइड्स क्या होते हैं। तो पेस्टिसाइड आपको पता है, जैव कीटाणुनाशक, जो कीटाणु को मारते हैं। तो कीटाणु को कौन मारते हैं दोस्तों, आपने अच्छे से पढ़ा होगा, DDT के बारे में सुना होगा आपने। ठीक है, DDT। तो DDT क्या होता है, आपका कीटनाशक होता है। कीटनाशक हो गया, जैव फफूंदी भी बताना आपको। तो इसमें कौन कौन से आएंगे आपको पढ़कर सुना देता हूँ, सीधे लिखना, आप ध्यान से सुनो, हेडिंग्स के बारे में याद रखेंगे। कीटनाशक, कीटनाशक में 2-3 नाम याद रखेंगे। DDT आता है एक, तो दूसरा एक आता है आपका गैमेक्सिन, तीसरा एल्ड्रीन, ये 3 है। तो 3 में से DDC लिखाना काफ़ी है। तो कीटनाशक क्या हो जाएगा, DDC। अगला है खरपतवारनाशी, मतलब जो घास फूस होती है ना, उसको जो मार देते हैं, खरपतवारनाशी। ये क्या होते हैं दोस्तों, ये होते हैं, इनमें एग्जाम्पल है आपके एट्राजीन हो गया, और ब्यूटाक्लोर हो गया, एल्क्लोर हो गया। तो ये सब इसके खरपतवारनाशी हैं। नाम याद रहे तो अच्छी बात है, वरना डेफिनेशन लिख देना। कीटनाशी क्या लिखेंगे, जो कीड़ों को मारने का काम करती है, ऐसी वैक्सीन। खरपतवारनाशी क्या होगी, जो घास फूस वगैरह खरपतवार को नाश करने का काम करती है, खरपतवारनाशी हो जाती है। फफूंद और कवकनाशी क्या होते हैं, फंगिसाइड्स होते हैं, जो फफूंद को मारते हैं, कवकों को मारते हैं। इनमें क्या था, गंधक, कॉपर और ऑक्सीक्लोराइड इनमें शामिल हैं। समझ आ गया दोस्तों। तो इसमें इतना ही काफ़ी है, बस इतना था आपका जो मेन क्वेश्चन थे। बहुत सारे क्वेश्चन थे, मतलब 21 नंबर तक लिखा, लेकिन 21 क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने सब आपको कवर करा दिए। कितने टाइम में, लगभग 40 मिनट की वीडियो होगी, 45 मिनट लगभग आपके हो जाएंगे। पहला चैप्टर मैंने काफ़ी अच्छे से आपको डिटेल में पढ़ा दिया है। बाकी चैप्टर्स की PDF आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना दोस्तों, और रात भर जग के पढ़ना, मेहनत से। दोबारा बैक नहीं लगना चाहिए। 3rd ईयर के स्टूडेंट है आप लोग, अगर बैक लग गया तो डिप्लोमा पूरे 1 साल को रुकता। तो प्लीज़ करके मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे रहते, मेरे पढ़ाए हुए किसी भी बच्चे का बैक नहीं लगना चाहिए। आज तक का रिकॉर्ड है, मैंने जिसको पढ़ाया कभी उसका बैक नहीं लगा दोस्तों। प्लीज़ मेरे इस रिकॉर्ड को कायम रखना है आपको, ठीक है। क्योंकि मैं ऑनलाइन तो अभी आया हूँ आपके सामने, उससे पहले 5 साल से मैं ऑफलाइन ही पढ़ा रहा था, और केवल पॉलिटेक्निक के बच्चों को ही पढ़ाता हूँ। इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से मैंने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है। जितने मैंने PDF दिए हैं आपको, 9 चैप्टर है ना, तो उनमें से 7-8 PDF मिलेंगे। 4-4, 5-5 पेज के PDF आप जल्दी जल्दी रात भर रिवाइज करके सुबह पेपर देने जाएंगे तो सभी टॉपिक को देखिए, रटना नहीं है आपको, एक बार स्टोरी की तरह से बस पढ़ के जाना है। आपके माइंड जो होता है ना, माइंड, इसकी पावर आप नहीं जानते, माइंड की पावर बहुत ज़्यादा होती है। एग्जाम हॉल में ये चीज़ों को रिकॉल इतनी तेज़ी से करता है ना, अगर आपने एक बार सुन भी ली कोई चीज़ तो बहुत तेज़ी से याद आती है, और उसके बारे में आप कुछ ना कुछ जरूर लिख के आ सकते हैं। तो इसीलिए आपको सभी PDF को अच्छे से पढ़ लेना है, और वीडियो में आपको इन्वायरमेंट पे प्रोवाइड नहीं कर सकता, उसके लिए सॉरी दोस्तों, क्योंकि मैथमेटिक्स में भी बच्चों का बैक है, और कल मुझे 2 सब्जेक्ट कवर कराने हैं, मैथ भी कराना है और CM में ED भी कराना है। इसलिए थोड़ा थोड़ा कॉपरेट करते चलना। मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, वीडियो भी दे रहा हूँ। तो इसी तरह आप GTech पॉली के साथ जुड़े रहना, मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप लविंग, बाय बाय, टेक केयर।